डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कृषि इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया ऐतिहासिक कदम। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी की मौजूदगी में 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैव बिटुमिन प्रकृति के साथ प्रगति की ओर विषय पर आयोजित सम्मेलन में हुए शामिल। कहा कि जैव बिटुमिन है पर्यावरण का अनुकूल विकल्प और इससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में आएगी कमी। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 का नया मसौदा तैयार। किसान केंद्रित इस विधेयक में पारदर्शिता एवं स्टेबिलिटी, प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल माध्यमों के उपयोग सहित सुधार उन्मुख प्रावधान और अपराधों के निपटान हेतु कंपाउंडिंग प्रावधान है शामिल। रेत ऊंट लोक संस्कृति और स्वाद की पहचान बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 9 जनवरी को हेरिटेज वॉक से होगी उत्सव की शुरुआत, जिसमें बीकानेर की विरासत से रूबरू होने का मिलेगा अवसर। और अब समाचार विस्तार से। कृषि इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी की मौजूदगी में 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के जरिए जहां किसानों को नकली बीज, खाद और कीटनाशकों से राहत मिलेगी, तो वहीं ग्रामीण बहनों दीदियों की आय बढ़ाने और गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का रास्ता भी खुलेगा। और इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ हैं और नए समझौते से बहनों दीदियों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कीटनाशक, बीज और खाद के सैंपलों की सुरक्षित व डिजिटल ट्रैकिंग से जांच प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और किसानों को नकली और घटिया कृषि इनपुट से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये पहल विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम है। NRLM सचमुच में कई बार उसकी उपलब्धियां आश्चर्यचकित कर देती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे शक्तिशाली और बड़ा उदाहरण कोई होगा बहनों को गरीबी मुक्त करने का। और आज का ये MOU उनके जीवन में एक नया प्रकाश और लेके आएगा, एक नई ताकत देगा, एक नई शक्ति देगा। क्योंकि वैसे भी VC सखी के रूप में उन्हें कई बैंकों के काम को दीदियों तक पहुंचाने का पहले से ही सफलतापूर्वक कामों को अंजाम दिया है। और औपचारिक रूप से अब इससे वित्तीय सेवाओं का निश्चित तौर पर बहुत विस्तार होगा और ग्रामीण उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक्स हो या विपणन सहयोग, ये दोनों मिलेंगे। हमारे डाक विभाग के MOU के आधार पर एक QR कोड लगेगा हर सैंपल पर, डिजिटल ट्रैकिंग होगी हर सैंपल पर, और इतना तक कि कुछ सैंपलों के प्रेजर्वेशन के लिए वहाँ एक टेम्परेचर डिग्री भी लगाई जाएगी उनको मॉनिटर करने के लिए। और 48 से 72 घंटों के अंतर्गत ही वो सैंपल टेस्टिंग लैब्स में पहुंचेगी, जिसके आधार पर समय सीमा पर उनकी टेस्टिंग हो पाए और किसानों की उर्वरक का जो इस्तेमाल किया जाता है या खाद जो इस्तेमाल किया जाता है, उस नकली खाद से उन्हें पूर्ण रूप से सावधान और उनको हम लोग बचा पाएं।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में आयोजित जैव बिटुमेन प्रकृति के साथ प्रगति की ओर पर आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुए और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिटुमेन पर्यावरण का अनुकूल विकल्प है और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी तो वहीं किसानों को भी लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाल ही में नागपुर में देश के पहले बायो बिटुमेन हाईवे के उद्घाटन से स्पष्ट है कि अब पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगेगा और साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो है, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate vision of the leadership and appropriate technology that you can convert waste into wealth. तो वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जो विज्ञान और शोध के क्षेत्र में भी फंड उपलब्ध करा रहा है और इसके कारण विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आज सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। विश्व में कोई ऐसा देश है जिसने प्राइवेट सेक्टर को पैसा दिया हो? अपेक्षा तो ये होती है कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ सहयोग करे, लेकिन यहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर को पैसा देने को तैयार हैं बिकॉज वी हैव सडनली ओपनड अप सो मेनी एरियाज फॉर विच पॉसिबली दे वर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड. ओनली थ्रू शांति एक्ट वी हैव ओपनड अप द न्यूक्लियर सेक्टर ऑल्सो टू प्राइवेट प्लेयर्स. अर्लियर स्पेस 5 years back and the results are miraculous. रेत, ऊंट, लोक संस्कृति और स्वाद की पहचान बीकानेर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विरासत का परचम लहराने को तैयार है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 9 से 11 जनवरी तक भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करता है। उत्सव की शुरुआत 9 जनवरी को हेरिटेज वॉक से होगी, जिसमें शहर की ऐतिहासिक धरोहरों के बीच चलते हुए बीकानेर की विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में रंग बिरंगे आयोजनों से सजा होगा। ये 3 दिवसीय आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा, शिल्प, संगीत, नृत्य और लोक जीवन को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। पर्यटन विभाग के अनुसार इस बार ऊंट उत्सव में वन विभाग के सहयोग से 10 जनवरी को बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। रेगिस्तान का जहाज। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से वीबी जी रामजी कानून पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान को फाजिल्का के गांव खियो वाली ढाब से शुरू किया गया है और इससे किसानों में खेती में काफ़ी सुधार आ सकता है और उनकी फसलें भी बेहतर हो सकती हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खियो वाली ढाब में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि देश गांव में बसता है और भगवान भी गांव में ही बसता है। वीबी जी रामजी में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिए गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी है तथा उन मामलों में जवाबदेही भी तय की गई है जहां श्रमिकों को काम नहीं दिया जाता और इस योजना के लागू होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और मजदूरों की पूरी मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। पंजाब विधानसभा ने 30 दिसंबर को सर्वसम्मति से वीबी जी रामजी अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जानबूझकर साजिश के तहत मनरेगा को खत्म करके गरीब और दलित मजदूरों की आजीविका छीनने का आरोप लगाया गया। यह अभियान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा इस योजना के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश करेगा और मजदूरों को सच्चाई से अवगत कराएगा। कृषि विभाग ने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 का नया मसौदा तैयार किया है और इसका उद्देश्य वर्तमान कीटनाशक अधिनियम 1968 तथा उसके अंतर्गत निर्मित कीटनाशक नियम 1971 को प्रतिस्थापित करना है।
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 एक किसान केंद्रित विधेयक है और इस संशोधित विधेयक में किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु पारदर्शिता एवं स्टेबिलिटी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे किसानों के जीवन में सुगमता को बढ़ावा मिलता है और इसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल माध्यमों के उपयोग सहित सुधार उन्मुख प्रावधान किए गए हैं तथा नकली, अवमानक और कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अपराधों के निपटान हेतु कंपाउंडिंग के प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उच्च दंड का निर्धारण राज्य स्तरीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसके अतिरिक्त कीटनाशकों के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए संशोधन किए गए हैं, जिससे जीवन की सुगमता और व्यवसाय करने की सुगमता के बीच संतुलन स्थापित होता है। और इस विधेयक में परीक्षण प्रयोगशालाओं की अनिवार्य प्रत्यायन का भी प्रावधान है और जिससे ये सुनिश्चित होगा कि किसानों को केवल गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक ही उपलब्ध हों। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 का मसौदा तथा निर्धारित प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% वृद्धि का अनुमान जताया है, जो कि पिछले साल की वृद्धि दर 6.5% के मुकाबले ज्यादा है। सांख्यिकी मंत्रालय की ये अनुमान जारी किए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं। इस मजबूत वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में आ रही तेजी है, जिसमें 7.3% की वृद्धि का अनुमान है। वित्तीय, अचल संपत्ति और सार्वजनिक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में 9.9% की वृद्धि हो सकती है। कृषि क्षेत्र में 3.1% और बिजली, गैस, जल आपूर्ति में 2.1% की वृद्धि हो सकती है और इस वर्ष नॉमिनल जीडीपी में 8.0% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। और इसके अलावा निजी अंतिम उपभोग व्यय में भी 7.0 की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रुझान के साथ आगे बढ़ेगी। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। पवित्र संगम में स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष मेले में लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम की धरती पर आएंगे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। मेले में सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। AI युक्त CCTV कैमरों के साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरा मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज के अपर आयुक्त अजय पाल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेले की सुरक्षा पर गहन नजर रखे हुए हैं। कंट्रोल रूम से घाटों की व्यवस्था को भी देखा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं की किसी तरह की तकलीफ ना हो। समय माघ मेला जो चल रहा है, जिसका शुभारंभ 3 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ पहले मुख्य स्नान के साथ हुआ है, तो इसमें हमारे जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें हमारे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, हमारा वायरलेस सिस्टम एज वेल एज जो हमारे CCTV कैमराज हैं, जिसमें AI एनेबल्ड कैमराज हैं या हमारे ड्रोन्स हैं, सभी की फीड को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है और यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। भारत के क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन को बड़ी नीतिगत समर्थन मिला है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ मिलकर वाहनों के ईंधन के तुलनात्मक मूल्यांकन पर एक अहम स्टडी शुरू की है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा की जाने वाली इस स्टडी में इलेक्ट्रिक व्हीकल, EVs, नेचुरल गैस, पेट्रोल और डीजल का तकनीकी, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक और भू राजनीतिक आधार पर विश्लेषण किया जाएगा और इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, उपभोक्ताओं और इंडस्ट्रीज को क्लीन ट्रांसपोर्ट विकल्पों की दिशा में मार्गदर्शन देना है। सीजन में कि इतना पोल्यूशन होता है और हम तब स्टडी करना शुरू करते हैं इसका रीज़न क्या है। और जैसे होता है कि हम एपोर्शनमेंट स्टडी कि उसमें कहाँ से क्या पोल्यूशन का पार्ट आ रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि वेहिकुलर पोल्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेहिकुलर पोल्यूशन अब
उसकी अगर हम पूरी की पूरी देखें तो उसके भी क्या रीज़न है। सबसे पहले किस तरह का व्हीकल चला रहे हैं, उसमें किस तरह का फ्यूल जा रहा है, और उसके साथ साथ और रीज़न क्या है, जैसे कि आपका ट्रैफिक जैम होता है आप, और सिर्फ सड़क पर ही नहीं, इवन एयरपोर्ट्स पे भी, तो कितना सारा फ्यूल बर्न होके हमारे पोल्यूशन में ऐड कर रहा है। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो इस स्टडी के लिए टेरी को एंगेज किया गया है। तो ये सभी वाहनों की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होगी, उसका हर पहलू से उसको एग्जामिन करके तो ये स्टडी रिजल्ट आएगी जो हम लोग पूरे देश भर में इसका प्रचार प्रसार करें। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3 से 5 दिनों तक शीतलहर के साथ घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है और इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पूर्वी मध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर अवदाब स्थित रहने की आशंका जताई गई है और जिसके कारण इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान घने कोहरे की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया गया है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात होने की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए कई राज्यों के विद्यालय 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है और इसके साथ ही IMD ने ठंड और कोहरे से इस दौर में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। और बता दें आपको कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई शहरों में कोहरे की परत छाई हुई दिखाई दी। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चालू रबी सीजन में कुल दलहन की बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता लगा है कि रबी दलहनी फसलों की कुल बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 3.95 हजार हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2025-26 के लिए रबी दलहनी फसलों की बुआई अब तक 133.44 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी दलहनी फसलों की खेती 129.79 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की अहमदाबाद मंडी में 6 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए। 7 जनवरी को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और अरहर 6,700 रुपए पर बनी रही। राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को अरहर का भाव था 7,000 रुपए। 7 जनवरी को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 6,925 रुपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे और अरहर 6 और 7 जनवरी को 6,500 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में अरहर के भाव को देखें तो यहाँ बीते दिन अरहर का भाव था 8,050 रुपए। बुधवार को इसमें 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,030 रुपए। वहीं पैदावार पर नजर डाले तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। चालू रबी सीजन में चने की बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता लगा है कि रबी चने की बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 4.66 हजार हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2025-26 के लिए रबी चने की बुआई अब तक 95.88 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की खेती 91.22 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मा नेट के मुताबिक 7 जनवरी को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। उत्तर प्रदेश की अयोध्या मंडी में 6 जनवरी को चने का भाव रहा 6,570 रुपए। 7 जनवरी को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,580 रुपए। इसी तरह राज्य की ही गाजीपुर मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को चना बिका 6,610 रुपए में। 7 जनवरी को इसके सौदे 40 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में बीते दिन चने का भाव था 4,000 रुपए। बुधवार को इसमें 1,000 रुपए का उछाल आया और चना हो गया 5,000 रुपए पर। जबकि इंदौर मंडी में 6 जनवरी को चने के सौदे 8,400 रुपए पर हुए। 7 जनवरी को इसमें 3,125 रुपए की भारी गिरावट आई और चना आ गया 5,275 रुपए पर। बताते चलें कि साल 2025 के अक्टूबर महीने के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। चने की एमएसपी 225 रुपए बढ़ाई गई है और अब इसकी एमएसपी साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ के तटीय इलाकों के किसान धान को कम तापमान से बचाने के उपाय कर लें। पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाकों के किसान बोरो धान की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान बोरो धान को जड़न सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। असम के किसान इस मौसम में बोरो धान की बुवाई जारी रखें। मेघालय के किसान इस समय टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर किसान मटर, पत्ता गोभी और दूसरी खड़ी फसलों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। और अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ के किसान धान, संतरे और पत्ता गोभी की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान खड़ी सभी फसलों को ठंड से बचाने के उपाय भी कर लें। नागालैंड में किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। वहीं यहाँ पहले से बोई गई आलू की फसल के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। बात करें मिजोरम की तो यहाँ किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और पत्ता गोभी के नए पौधों का रोपण कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों और मक्के की फसल को ठंड से बचाने के लिए हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। त्रिपुरा में किसान बोरो धान की बुवाई जारी रखें। बुवाई के समय पौध से पौध की दूरी का ध्यान अवश्य रखें। त्रिपुरा के किसान आलू और पत्ता गोभी की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गुजरात के गिर सोमनाथ में 3 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो गई है। ये आयोजन इसलिए खास है क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले को 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में 24 घंटे निरंतर ओंकार नाद का जाप हो रहा है और पूरे परिसर को आध्यात्मिक रंग में रंगा गया है। समुद्र तट पर लगी सजी हुई नावें श्रद्धालुओं के लिए दिव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगी। पीएम ने लिखा कि साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इससे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई है और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सबसे ज्यादा ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कर्नाटक की जनवरी-मार्च तिमाही में खुली बाजार से 930 अरब रुपए ऋण लेने की संभावना है, जो इस अवधि में किसी भी भारतीय राज्य के लिए सबसे अधिक है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक इस तिमाही में हर महीने अनुमानित 31,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। हैदराबाद में संक्रांति के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरटीसी ने 9 से 19 जनवरी तक कुल 6,431 विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें एमजीबीएस, जेबीएस, एलबी नगर, केपीएचबी, गोची बावली समेत कई प्रमुख बस स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों के लिए चलेंगी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। बात आज होगी